वेलकम टू ब्लैक क्रीक कैप। आज की हमारी कहानी का नाम पापन है। मलयालम इंडस्ट्री की वन ऑफ द फाइनेस्ट क्राइम थ्रिलर। एक साइको जो सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही मार रहा है, वो भी बिल्कुल अजीब तरीके से, और क्लू के नाम पर एक 2 डिजिट का नंबर छोड़ के जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक पुलिस ऑफिसर एक लोहार के पास जाता है। इस पुलिस ऑफिसर का नाम अब्राहम है और वो लोहार को एक 2 सिर वाला चाकू बनाने के लिए कहता है। और इसी के साथ ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में कुछ लड़के जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे होते हैं और तभी इन लड़कों को रास्ते में एक बड़ी कार दिखाई देती है और उस कार के पास एक फोन भी गिरा होता है। ये लोग उस फोन को उठाते हैं और फोन को ऑन करते हैं। तभी ये लोग उस फोन में रवि नाम के एक सुपरस्टार की फोटो देखते हैं और ये लोग समझ जाते हैं कि हो ना हो ये फोन रवि का ही है। उसी जगह इन लड़कों को खून के धब्बे भी दिखते हैं। अब जैसे ही ये लड़के इन धब्बों को फॉलो करते हैं, इनको एक पेड़ के ऊपर एक थैला टंगा दिखाई देता है जिसमें एक लाश होती है। ये लड़के घबरा जाते हैं और तुरंत पुलिस को फोन करते हैं। अब थोड़ी ही देर में पुलिस के साथ फोरेंसिक वाले भी वहाँ पहुँच जाते हैं। मीडिया को भी ये बात पता चल जाती है और वो भी वहाँ आ जाती है। देखते ही देखते पूरे शहर में ये खबर फैल जाती है कि रवि वर्मा नाम के एक्टर को मार दिया गया है। इधर विंसी नाम की एक ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है। विंसी केस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ढूंढने लगती है, तो वहीं दूसरी तरफ फोरेंसिक वाले सारे सैंपल्स कलेक्ट कर लेते हैं। सीन यहीं कट हो जाता है। इधर दूसरे सीन में अब्राहम नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। अब्राहम वही पुलिस ऑफिसर है जिसका जिक्र कहानी की शुरुआत में हुआ था। वो टीवी में न्यूज देख रहा होता है, जहां टीवी में विंसी को दिखाया जाता है जो कुछ स्टेटमेंट दे रही होती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि असल में विंसी अब्राहम की ही बेटी है, लेकिन विंसी अपने बाप से नफरत करती है और इसीलिए उससे अलग रहती है। दूसरी तरफ कहानी में एक ट्विस्ट देखने को मिलता है। असल में रवि वर्मा जिंदा होता है। रवि वर्मा अपने मरने की न्यूज टीवी में देखता है और वो ये देखकर हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वो घबराहट में तुरंत अपना फोन बंद कर लेता है और इस न्यूज के बारे में सोचने लगता है। असल में वो एक रिजॉर्ट में था और वहाँ वो किसी लड़की के साथ आया था। इधर पुलिस वाले जैसे ही उस लाश को निकालते हैं, उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि वो लाश रवि की नहीं बल्कि उसके ड्राइवर रंजन की थी। विंसी तुरंत मीडिया के सामने आकर ये बात साफ करती है कि रवि नहीं मरा है बल्कि उसका ड्राइवर मरा है। अब रंजन को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, जहां डॉक्टर शैली विंसी को बताती है कि रंजन का कत्ल किसी 2 सिर वाले चाकू से करा गया है। वो आगे विंसी को बताती है कि असल में रंजन को पहले हार्ट स्ट्रोक आया और उसके बाद क्रिमिनल ने उस पर चाकू से वार करा। इतना ही नहीं, रंजन के दोनों पैरों में 26 लिखा होता है, एक पैर में 2 और एक पैर में 6। तभी विंसी के पास एक फोरेंसिक एक्सपर्ट का कॉल आता है और वो विंसी को बताता है कि मैम, रवि की कार में 3 लोगों के फिंगरप्रिंट्स पाए गए हैं। एक फिंगरप्रिंट रवि का है, दूसरा उसके ड्राइवर का और तीसरा किसी औरत का है। अब विंसी को लगता है कि हो ना हो उसी औरत ने रंजन का मर्डर करा होगा। विंसी तुरंत उस औरत को ढूंढने के लिए निकल जाती है, जहाँ वो सबसे पहले रवि के पास जाती है और उससे उस औरत के बारे में पूछताछ करती है। तब रवि उसे बताता है कि मेरा एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। वो लड़की मेरे साथ कार में बैठी थी और कल हम लोग टाइम स्पेंड करने के लिए एक रिजॉर्ट गए थे। विंसी इस इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक करती है और उसे पता चलता है कि रवि सब कुछ सच सच बोल रहा है। इधर अब्राहम अपनी पत्नी को याद करते हुए किसी जंगल में पुराने घर के पास जाता है। असल में अब्राहम की पत्नी नैन्सी का किसी ने मर्डर कर दिया था और अब वो इस दुनिया में नहीं है। इधर अब्राहम अपनी फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां हमें पता चलता है कि उसे एक दिन किसी कांस्टेबल के जरिए ये पता चलता है कि सीरियल किलर चाकू किसी पुराने घर के पास नजर आया है। अब्राहम काफी टाइम से किलर चाकू की तलाश में था, इसलिए ये सुनते ही अब्राहम तुरंत उस जगह पहुंच जाता है ताकि वो चाकू को गिरफ्तार कर सके। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि सीरियल किलर चाकू ने एक बंदे को कैद कर रखा है और इस बंदे को मारने के लिए किलर अपना हथियार निकालता है जिसके 2 सिर होते हैं। इतने में ही एक औरत की आवाज आती है। ये औरत कौन थी ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। खैर, इधर जैसे ही किलर चाकू को उस औरत की आवाज आती है,
वो वहां से भागने लगता है। इधर अब्राहम भी चाकू का पीछा करता है, जहां दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। इतने में ही बाकी के पुलिस वाले भी वहां आ जाते हैं और चाकू को अरेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां विंसी को पता चलता है कि किसी आदमी ने एक कब्र पर 26 नंबर लिखा है, ठीक वैसा ही नंबर जो रंजन की डेड बॉडी पर मिला है। विंसी बिना देरी किए कब्रिस्तान पहुंच जाती है, जहां कब्रिस्तान का सिक्योरिटी गार्ड उसे बताता है कि थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर एक आदमी आया था और वो कब्र पर कुछ लिख रहा था। जब मैंने उसे आवाज लगाई तो वो भागने लगा। इतना ही नहीं, उस आदमी ने पास के उस कुएं में कुछ फेंका भी था। अब पुलिस वाले उस कुएं की तलाशी करते हैं, जहां उन्हें उस कुएं के अंदर वही 2 सिर वाला हथियार मिलता है। अगले दिन विंसी उस हथियार को अपने सीनियर ऑफिसर के पास ले जाती है। वो ऑफिसर से कहती है कि सर, रंजन के ऊपर इसी हथियार से वार किया गया था, क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर इसी हथियार के निशान थे। पुलिस वाला सोचने लगता है कि हो ना हो ये काम जरूर सीरियल किलर चाकू का हो सकता है। चाकू ही ऐसा हथियार इस्तेमाल करता था और अभी अभी कुछ दिन पहले ही तो वो जेल से छूटा भी है। इसके बाद सीनियर ऑफिसर विंसी से कहता है कि एक पुलिस ऑफिसर है मेरी नजर में, जिसे चाकू से रिलेटेड काफी जानकारी है। उसने चाकू के ऊपर काफी रिसर्च कर रखी है। मेरे ख्याल में वो तुम्हारी काफी मदद कर सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो ऑफिसर बगल वाले रूम में ही है। अब विंसी जैसे ही उस रूम में जाती है, वो शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि विंसी के पिता अब्राहम होते हैं, जिससे विंसी सख्त नफरत करती है। विंसी अपना मुंह फेरते हुए अब्राहम से गुस्से में कहती है कि आपको जो कुछ भी चाकू के बारे में पता है मुझे तुरंत बता दो। अब्राहम उसको बताता है कि चाकू अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। मर्डर करने के बाद वो अपनी माँ की चप्पल पहन लेता है और चाकू के पास एक स्पेशल हथियार भी है। ये सुनकर विंसी कुएं में मिले उस हथियार को अब्राहम को दिखाती है। वो हथियार देखने के बाद अब्राहम कहता है कि ये हथियार चाकू का नहीं है और वैसे भी रंजन का मर्डर चाकू ने नहीं करा है। विंसी ये सुनकर गुस्से में आ जाती है। उसे अब्राहम की बातों पर यकीन नहीं होता और यहाँ हमें पता चलता है कि आखिर क्यों विंसी अपने बाप को पसंद नहीं करती थी। असल में जब अब्राहम की वाइफ नैन्सी की मौत हो गई थी, तो अब्राहम चाकू के बारे में और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए रॉबर्ट नाम के एक चोर के पास गया था। लेकिन रॉबर्ट को तब ये लगा कि अब्राहम उसको अरेस्ट करने के लिए आया है। इसी कारण रॉबर्ट एक नदी में कूद गया, लेकिन बेचारे को तैरना नहीं आता था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। इधर अब्राहम को ये लगा कि रॉबर्ट की मौत उसी के कारण हुई है। इसी कारण अब्राहम रॉबर्ट की वाइफ और उसके बेटे को अपने घर में ले आया और ये बात विंसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। विंसी को ये लगा कि अब्राहम ने रॉबर्ट की वाइफ के साथ रहने के लिए उसकी माँ को मार दिया। बाद में विंसी ने सिद्धार्थ नाम के एक लड़के से शादी कर ली और अपने बाप पर शक करने के कारण उनका घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब प्रेजेंट में विंसी अपने पति सिद्धार्थ के साथ रहती है। इधर वापिस से विंसी रंजन की मर्डर मिस्ट्री सुलझाने में जुट जाती है। वो सोमन नाम के एक आदमी से कहती है कि जरा पता करो, जब चाकू जेल में था तब उससे कौन कौन मिलने आया था। सोमन विंसी से कहता है कि मैम, आयशा नाम की एक लड़की और आपके पिता, सिर्फ ये दोनों लोग ही चाकू से मिलने जेल में आए थे। मैं इसका सीसीटीवी फुटेज आपको थोड़ी देर में देता हूँ। इसके बाद सोमन अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है और जब वो वहाँ से वापस लौट रहा होता है तो वो देखता है कि उसकी कार के बहुत ही पास एक और दूसरी कार खड़ी है। वो कार में बैठे आदमी को ये बात बोलने जाता है और वहीं पर उसे अचानक से हार्ट स्ट्रोक आ जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। उधर विंसी को ये खबर आती है कि सोमन अपनी कार के पास से मिसिंग है, किसी ने उसको किडनैप कर लिया है। और इसके अगले ही दिन पुलिस वालों को एक सुनसान जगह पर सोमन की लाश मिलती है। अब जब सोमन की लाश को डॉक्टर शैली के पास ले जाया जाता है तो वो विंसी को बताती है कि सोमन को भी रंजन की तरह ही मारा गया है, बिल्कुल सेम पैटर्न और सेम हथियार। मेरे ख्याल में दोनों को मारने वाला भी एक ही इंसान है। इधर अब्राहम भी इस केस में जुट जाता है और इस केस की इन्वेस्टिगेशन वो खुद से करने लगता है। वो एक हथियार की पिक्चर एक डॉक्टर को दिखाता है और उनसे पूछता है कि क्या ये हथियार उस किलर चाकू का हो सकता है। डॉक्टर मना कर देता है कि नहीं, ये हथियार चाकू का नहीं हो सकता। डॉक्टर यहाँ पर अब्राहम का मजाक भी उड़ाता है और उससे कहता है कि इसी हथियार के कारण तुम्हारी जॉब गई थी, है ना। अब सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहां अब्राहम अपनी वाइफ नैन्सी के साथ कार से कहीं जा रहा होता है।
इतने में ही अब्राहम के पास एक कांस्टेबल का फोन आता है और वो उसे किलर चाकू के छुपने की जगह बताता है। अब्राहम को काफी टाइम से किलर चाकू की तलाश थी, इसलिए वो अपनी वाइफ से कहता है कि मैं जब तक ना आ जाऊं तुम यहीं बैठी रहना, और वो खुद उस पुराने घर में चला जाता है जहां चाकू होता है। अब काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब अब्राहम वहां नहीं आता तो नैन्सी उसी पुराने घर में चली जाती है और अब्राहम को जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। इसी दौरान चाकू एक आदमी को मारने जा रहा होता है, लेकिन नैन्सी की आवाज सुनकर वो वहां से भागने लगता है। और ये वही सीन था जिसके बारे में आपको थोड़ी देर पहले बताया गया था। अब अब्राहम और चाकू की आपस में फाइट होने लगती है और नैन्सी भी इस फाइट के दौरान बीच में आ जाती है, जहां हाथापाई के चलते चाकू नैन्सी को धक्का दे देता है और नैन्सी की वहीं गिर के मौत हो जाती है। अब चाकू वहां से भागने लगता है और उसके पास जो हथियार था वो एक पेड़ में गिर जाता है, लेकिन अब्राहम जैसे तैसे चाकू को पकड़ लेता है, जहां दोनों के बीच फिर से हाथापाई शुरू हो जाती है। थोड़ी देर में ही वहां बाकी के पुलिस वाले आ जाते हैं और चाकू को अरेस्ट कर लेते हैं। इधर अब्राहम अपनी वाइफ की मौत देखकर मानो टूट सा जाता है। वो मन ही मन ठान लेता है कि कोर्ट में वो किसी भी तरह चाकू को सजा दिलवा के रहेगा। इसके लिए वो लोहार से एक नकली हथियार बनवाता है और ये वही सीन था जिसका जिक्र कहानी की शुरुआत में करा गया था। हालांकि कोर्ट में ये बात प्रूव हो जाती है कि अब्राहम ने एक झूठा हथियार बनवाया था ताकि वो चाकू को सजा दिलवा सके। इसके कारण अब्राहम को सस्पेंड भी कर दिया जाता है। अब हम फिर से प्रेजेंट सीन में आते हैं, जहां विंसी सीसीटीवी फुटेज चेक करती है और उसे पता चलता है कि अब्राहम और एक लेडी सच में चाकू से मिलने जेल में गए थे। इतना ही नहीं, अब्राहम ने चाकू से कुछ बात भी की थी। अब इस मामले को सुलझाने के लिए विंसी अपने पति के साथ एक लेडी के पास जाती है और उसे वही सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखाती है। असल में इस लेडी को लिप रीडिंग आती थी। वो विंसी को बताती है कि अब्राहम चाकू को ये कह रहा है कि तुम्हारे बाहर आने का मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। इसके बाद विंसी सच जानने के लिए अपने पिता के घर जाती है। वहाँ उसे चाकू के खिलाफ बहुत सारे सबूत दिखाई देते हैं। अब्राहम भी वही होता है और वो विंसी को बताता है कि मैं भी इसी केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। इतने में ही विंसी उसे बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर अब्राहम बहुत खुश हो जाता है। अब सीन चेंज होता है, जहाँ अब्राहम को पता चलता है कि रात में किसी ने उसके घर के पास में कुछ नंबर लिखे हैं 26,8 और क्वेश्चन मार्क। उसको लगता है कि किलर उसे कुछ हिंट देना चाह रहा है। इसके बाद सीन चेंज होता है। इधर विंसी अपनी टीम को आयशा के बारे में पता करने को कहती है, जहां उसे पता चलता है कि आयशा का असली नाम अनीता है और वो चेन्नई के एक ऑर्फनेज में काम करती है। विंसी उसी ऑर्फनेज में जा पहुंचती है। वहां जाकर विंसी को अनीता से पता चलता है कि चाकू की माँ उसके ऑर्फनेज में रहती है और चाकू की माँ ने ही अनीता को चाकू से मिलने के लिए भेजा था। अनीता ने चाकू को ये भी कहा था कि जेल से छूटने के बाद चाकू सीधे अपनी माँ से मिलने आए, पर वो नहीं आया। हालांकि रोज रात में 8 बजे चाकू का फोन अपनी माँ के पास आता है। ये सुनकर विंसी डिसाइड करती है कि वो वहीं रुकेगी। अब रात में 8 बजते ही चाकू का फोन आता है। विंसी और उसकी टीम वाले तुरंत चाकू की लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं और उस लोकेशन पर जा पहुंचते हैं। लेकिन वहां पहुंचकर इन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है, जब इन्हें पता चलता है कि उल्टा किसी तीसरे ने चाकू को कई महीनों से यहाँ पर बंद करके रखा है। वहाँ एक कंप्यूटर भी रखा था जो अपने आप ही 8 बजे चाकू की माँ को कॉल लगा देता था। अब विंसी चाकू को वहाँ से छुड़ाकर पुलिस स्टेशन ले जाती है, जहाँ पूछताछ करने पर पता चलता है कि किसी अजनबी आदमी ने चाकू को उस कमरे में बंद करके रखा था। अब कुछ ही देर में अब्राहम भी वहाँ आ जाता है और अपना फ्लैशबैक याद करने लगता है। असल में जब चाकू जेल से छूटा था तब अब्राहम उसका बाहर ही इंतजार कर रहा था। वो चाकू से पूछता है कि तुमने इतने मर्डर्स क्यों किए। चाकू उसे बताता है कि जब मैं छोटा था तब मेरे पिता मुझे और मेरी माँ को दारू पीकर बहुत मारते थे। उनके पास एक 2 सिर वाला हथियार भी था। एक दिन गुस्से में आकर मैंने उसी हथियार से अपने पिता को ही मार डाला और उस दिन गलती से तुम्हारी पत्नी को धक्का लग गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। लेकिन मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मुझे माफ कर दो। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां चाकू पुलिस वालों से यही कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा है, ना ही रंजन नाम के किसी आदमी को और ना ही किसी सोमन को।
इसके बाद अब्राहम और बाकी पुलिस वालों को यकीन हो जाता है कि इन सब मर्डर के पीछे चाकू नहीं है और वो लोग असली मर्डरर को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाते हैं, जहां पुलिस वाले मीडिया को जाकर ये खबर फैला देते हैं कि हमने रंजन और सोमन के असली कातिल चाकू को पकड़ लिया है। लेकिन दूसरी तरफ असली कातिल को पकड़ने के लिए छुप छुपा के अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं। इसी दौरान असली किलर विंसी के घर एक बुक भेजता है और इस बुक के पेज नंबर 95 और 96 दोनों मिसिंग होते हैं। अब तक मिले हुए हिंट से अब्राहम ये सोचता है कि 26/8/95 या 96 एक डेट हो सकती है, 26 अगस्त ईयर 1995 या ईयर 1996। अब्राहम सारे टीम वालों को कहता है कि जरा पता करो इन दोनों डेट में से किसी दिन कुछ हुआ था क्या। इधर विंसी को लगता है कि शायद किताब की राइटर की जिंदगी खतरे में हो सकती है, इसलिए विंसी और उसकी टीम उस राइटर को प्रोटेक्शन देने लगती है। लेकिन किलर तो बहुत चालाक होता है, वो राइटर को नहीं बल्कि उसके पति जयशंकर को कार में जलाकर मार देता है। विंसी को जैसे ही ये बात पता चलती है वो डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर माइकल नाम का एक आदमी अब्राहम को 1994 की एक ग्रुप फोटो दिखाता है। उस फोटो में साइमन नाम का एक लड़का होता है। माइकल अब्राहम से कहता है कि हमें साइमन के बारे में जानकारी निकालनी पड़ेगी, जरूर इसका इस केस से कोई लेना देना है। अब ये दोनों साइमन के गांव जाते हैं, जहां वो दोनों एक औरत से साइमन के बारे में पूछते हैं। वो उन्हें बताती है कि साइमन एक छोटी जात का लड़का था जो अपने से ऊंची जात की लड़की विनीता से प्यार करता था। इधर विनीता भी उससे प्यार करती थी, पर जब ये बात विनीता के घर वालों को पता चली, उन्होंने विनीता की शादी किसी और के साथ तय कर दी। इसके आगे क्या हुआ इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन गांव वालों से मुझे ये बात सुनने में आई थी कि साइमन ने गोल्ड क्रॉस को चुराया था। इसके बाद वो औरत अब्राहम को विनीता की पिक्चर देती है। अब्राहम ये पिक्चर माइकल को देता है और उसे कहता है कि कंप्यूटर से पता करो कि ये विनीता अब कैसी दिखती है। अब आगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान माइकल को विनीता की शादी की डेट पता चलती है, जो कि 26/8/1996 होती है। वो अब्राहम को कॉल करके ये बात बताता है, जिससे अब्राहम को ये बात समझ में आ जाती है कि किलर जरूर उसे यही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ एक आदमी डॉक्टर शैली को किडनैप कर लेता है। इधर विंसी डॉक्टर शैली के पास जयशंकर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने जाती है, लेकिन डॉक्टर शैली तो किडनैप हो गई थी, इसलिए वो वहाँ नहीं होती। एक नर्स विंसी को बताती है कि मैम, ये डेड बॉडी जयशंकर की नहीं है। रिपोर्ट से ये पता चला है कि कार में ऑलरेडी एक डेड बॉडी थी जिसे जला दिया गया। वो आगे ये भी कहती है कि मैम, एक ब्रेसलेट भी मिला है। हिचकिचाकर वो विंसी को कहती है कि मैम, ऐसा ही सेम ब्रेसलेट मैंने डॉक्टर शैली के पास भी देखा है। ये सुनकर विंसी को डॉक्टर शैली पर शक होने लगता है। इधर अब्राहम एक आदमी को फोन करके कहता है कि जरा पता करना साइमन ने किस दिन गोल्ड क्रॉस चुराया था। अब अब्राहम को उस आदमी से पता चलता है कि जिस दिन विनीता की शादी हुई थी, ठीक उसी दिन साइमन ने चोरी की थी। अब्राहम ये सुनकर सोचने लगता है कि जिस आदमी की गर्लफ्रेंड की शादी हो रही हो, वो उसी दिन चोरी क्यों करेगा। इतने में ही विंसी वहाँ आ जाती है और अब्राहम और अपने सुपीरियर को ब्रेसलेट दिखाकर सारी बात बताती है। वो ये भी बताती है कि डॉक्टर शैली मिसिंग है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, जहाँ अब्राहम कहता है कि डॉक्टर शैली को मैंने ही अरेस्ट करवाया है। वो शैली नहीं बल्कि साइमन की प्रेमिका विनीता है। वो आगे बताता है कि मैंने शैली पर इन्वेस्टिगेशन करी थी। उसने चाकू के ऊपर सर्च करके सब पता कर रखा था कि चाकू कैसे लोगों को मारता है, कौन सा हथियार इस्तेमाल करता है, ताकि वो सारा मर्डर करे लेकिन सारा इल्जाम चाकू पर डाल दे। मैंने माइकल को शैली के घर भी भेजा था। वहाँ माइकल ने चाकू के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखी और तो और एक ग्रुप फोटो भी देखी थी जिसमें विनीता और साइमन दोनों थे। मुझे उसी फोटो से शैली का राज पता चला। इसके बाद सारे पुलिस वाले वापस से उस जगह जाते हैं जहां रंजन की लाश मिली थी। इधर विंसी शैली से पूछताछ कर रही होती है। अब पूछताछ के दौरान शैली विंसी को एक वीडियो दिखाती है जिसमें पता चलता है कि जयशंकर अभी भी जिंदा है और किसी जगह पर बंधा हुआ है। उस वीडियो में जो हुआ वो जयशंकर बताने लगता है। असल में जब विनीता के परिवार वालों को ये बात पता चली कि साइमन और विनीता एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो विनीता के घर वालों ने साइमन को बांधकर विनीता की शादी कहीं और तय कर दी।
लेकिन विनीता ने अपने घर वालों को जैसे तैसे चकमा दे दिया और साइमन को छुड़ाकर उसके साथ वहां से भाग गई। लेकिन इतने में विनीता का भाई इन दोनों को पकड़ लेता है। विनीता के भाई के साथ उसके 3 दोस्त भी थे, रंजन, जयशंकर और सोमन। ये सब मिलकर साइमन को मार डालते हैं और इसके साथ ही गोल्ड क्रॉस चुराकर साइमन के साथ दफना देते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि गांव वालों को ये लगे कि साइमन गोल्ड क्रॉस चुराकर भाग गया है। ये सब सुनने के बाद अब्राहम और बाकी पुलिस वाले तुरंत उस जगह जाते हैं जहां साइमन को दफनाया गया था। वह खुदाई करने पर उन्हें साइमन की लाश और उसके साथ एक गोल्ड क्रॉस भी मिलता है। लेकिन अभी भी कहानी में एक और ट्विस्ट बचा था, जहां विंसी जयशंकर को ढूंढने के लिए उसकी लोकेशन पर जाती है और वहां जाकर वो देखती है कि जयशंकर तो मर गया है। इतने में ही कोई आदमी विंसी के सिर पर वार कर देता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ अब्राहम शैली के पास जाता है और उससे कहता है कि तुमने सब कुछ बड़ी चालाकी से करा। तुम पहले बाहर जाकर डॉक्टर बनी, फिर वापस आकर तुमने सबसे पहले अपने घर वालों को मारा और ये सब तुमने अकेले नहीं करा, पर तुमने इसके लिए साइमन के छोटे भाई की मदद भी ली। तुमने अपना नाम तक बदल लिया। अब इतने में ही साइमन का छोटा भाई अब्राहम को कॉल करता है और उसे कहता है कि विंसी मेरे कब्जे में है। अब्राहम तुरंत उसकी लोकेशन को ट्रैक करके उस जगह पहुंच जाता है। वह साइमन का भाई अब्राहम से कहता है कि मेरे भाई के मरने की वजह तुम भी हो। तुम्हें अगर याद हो, मैं तुमसे मदद मांगने आया था, पर तुम अपनी बेटी को उस टाइम हॉस्पिटल ले जा रहे थे, इसलिए तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। हमें इससे पता चलता है कि जब साइमन को विनीता का भाई और उसके दोस्त मार रहे थे, तब साइमन का छोटा भाई वहीं पर था। अब्राहम की पोस्टिंग भी उसी लोकेशन में हुई थी। जब साइमन का भाई अब्राहम से मदद मांगने गया तो उसने ध्यान नहीं दिया। इसी कारण साइमन का भाई अब्राहम को भी साइमन की मौत का जिम्मेदार ठहराता है। इसके बाद साइमन के भाई और अब्राहम के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है और इतने में ही अब्राहम एक हथियार से साइमन के भाई को मार देता है और ये वही हथियार था जो उसने स्टार्टिंग में एक लोहार से बनवाया था। इसके बाद अब्राहम को 3 साल की जेल हो जाती है और जेल से बाहर आने के बाद अब्राहम की बेटी उसे माफ कर चुकी होती है और यहीं पे हमारी कहानी हो जाती है खत्म। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए। कोई इशू लगा तो कमेंट करके जरूर फीडबैक दीजिए। थैंक यू वेरी मच।